डियर स्टूडेंट, जब बात चल निकली है वन शॉट क्लास की तो रुकना क्यों है। पहला चैप्टर हम पढ़ चुके हैं व्यष्टि अर्थशास्त्र के परिचय के। दूसरा चैप्टर थोड़ा सा लंबा है, इसलिए इसको दो पार्ट में बांटा है। पहले पार्ट में हम उपयोगिता के बारे में पढ़ेंगे और दूसरे पार्ट में हम मांग के बारे में पढ़ेंगे, मांग का वन शॉट और उपयोगिता का वन शॉट। लेट्स स्टार्ट, फालतू की बकवास नहीं। और हाँ, अगर आप लोग इस आशा में बैठे हुए हैं कि आपको पीडीएफ मिल जाएगा तो बेशक मिल जाएगा। कैसे मिलेगा, वीडियो के लास्ट में बताऊंगा कि आपको आज की इस क्लास का पीडीएफ कैसे और कहां मिलेगा, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है, मुझे मत बताना, लेकिन मैं बताऊंगा लास्ट में इस क्लास के। तो यहां पर बात करते हैं उपयोगिता की अवधारणा। उपयोगिता में हम उपयोगिता के कॉन्सेप्ट को पढ़ेंगे, साथ ही साथ हम पढ़ेंगे उदासीनता वक्र के कॉन्सेप्ट के बारे में। ठीक है, तो उपयोगिता किसे कहते हैं, उपयोगिता किसे कहते हैं, इस चीज को समझने से पहले हमें समझना पड़ेगा उपभोक्ता कौन होता है, क्योंकि उपयोगिता का संबंध उपभोक्ता से होता है। उपभोक्ता यानी कि कंज्यूमर, आप और हम। उपभोक्ता एक आर्थिक एजेंट होता है जो कि वस्तुओं और सेवाओं का उपभोग करता है। मतलब वो सभी व्यक्ति या समूह या व्यक्तियों का समूह, इंस्टीट्यूट हो गया, कोई भी हो गया, विद्यालय हो गया, हॉस्पिटल हो गया, जहां पर भी उसकी आवश्यकता के लिए वस्तु और सेवाओं का प्रयोग किया जाता है ना, उसको हम क्या बोलते हैं, उपभोक्ता कहते हैं। उपभोक्ता आर्थिक एजेंट है। उपभोक्ता में एक व्यक्ति भी आ सकता है, उपभोक्ता व्यक्तियों का समूह भी हो सकता है, व्यक्ति परिवार भी हो सकता है, उपभोक्ता संस्था भी हो सकती है। जैसे एजुकेशनल इंस्टीट्यूट हो सकता है, हॉस्पिटल होता है, हॉस्पिटल में मेडिकल से रिलेटेड सामान चाहिए होता है, स्कूल में पढ़ाने से संबंधित सामान चाहिए होता है जहां पर यूज होता है। तो ये सारे अपने अपने हिसाब से क्या है, उपभोक्ता है। जब उपभोक्ता की बात कर लेते हैं, अब यही बात करना जरूरी है एक उपभोक्ता का व्यवहार कैसा है अर्थशास्त्र के अनुसार। अर्थशास्त्र में यह कहा जाता है कि प्रत्येक उपभोक्ता हमेशा क्या करता है, चुनाव करता है, क्योंकि प्रत्येक उपभोक्ता चाहता है कि कम से कम व्यय करके अधिक से अधिक संतुष्टि अर्जित किया जाए। इस प्रकार से वो किस प्रकार से वस्तुओं और सेवाओं पर व्यय करे कि अधिकतम संतुष्टि की प्राप्ति हो, यही उपभोक्ता का व्यवहार कहलाता है। जब उपभोक्ता की व्यवहार की बात कर लेते हैं, उपभोक्ता संतुष्टि। एक उपभोक्ता कब संतुष्ट होता है, ध्यान रखिएगा, उपभोक्ता यानी कि आप और हम। आप और हम तभी संतुष्ट होंगे जब हम जिस वस्तु पर जितना व्यय कर रहे हैं उसकी तुलना में हमें संतुष्टि ज्यादा मिलेगी। फॉर एग्जांपल, 100 रुपए देके मूवी का टिकट खरीदा, मूवी देखने के बाद वाह क्या मूवी है, मतलब हम संतुष्ट हो गए, हमें संतुलन की स्थिति प्राप्त हो गई है। तो मतलब साफ हो गया, एक ऐसी स्थिति जहां पर एक उपभोक्ता जितना व्यय करता है उसकी तुलना में जब उसको अधिकतम संतुष्टि की प्राप्ति होती है तो उसको हम कहते हैं कि उपभोक्ता संतुलन की अवस्था में है। इसी चीज को प्रोफेसर सैमुअल्सन ने भी एक्सप्लेन किया है कि एक उपभोक्ता उस समय संतुलन में होता है जब वह अपनी दी हुई आय और बाजार कीमतों से प्राप्त संतुष्टि को अधिकतम कर लेता है। उपभोक्ता संतुलन की बात करते हैं। अब बात होती है उपभोक्ता संतुलन तभी होता है जब उसको उपयोगिता की प्राप्ति होती है, उसको संतुष्टि की प्राप्ति होती है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने पेन खरीदा और पेन रुक रुक के चल रहा है, चल ही नहीं रहा, इसका मतलब संतुष्टि है, बेकार हो गया। तो उपयोगिता का मतलब होता है कि किसी भी वस्तु या फिर सेवा जिसका प्रयोग हम कर रहे हैं उस पर निहित ऐसी शक्ति या ऐसी क्षमता जिससे किसी उपभोक्ता की आवश्यकता की पूर्ति होती है। ये स्टाइलिश है, पेन है, इसे इस बोर्ड में लिखा जाता है, हम लिख रहे हैं, यही पेन मैं आपको दे देता हूं, क्या आपके लिए यूजफुल होगा? नहीं, बिल्कुल नहीं, कोई लिख नहीं सकते, लेकिन मैं लिख रहा हूं। इसका मतलब होता है इस पेन से मेरी आवश्यकता की संतुष्टि हो रही है, आपकी आवश्यकता की संतुष्टि नहीं, क्योंकि उपयोगिता जो है व्यक्ति के अनुसार बदलता रहता है। ऐसे में हम उपयोगिता की विशेषताओं की भी बात कर लेते हैं। उपयोगिता की विशेषता की बात करते हैं। उपयोगिता मनोवैज्ञानिक धारणा है, क्योंकि ये मन की संतुष्टि की बात करता है। जैसे एक गोलगप्पा है, 4 दोस्त गोलगप्पा खाने के लिए जा रहा है, 4 दोस्त में से पहले कह रहा है क्या मजा, दूसरा कह रहा है नहीं थोड़ा कम रह गया, चौथा कहेगा नहीं बिल्कुल बेकार गोलगप्पा है। मतलब गोलगप्पा वही है, व्यक्ति के अनुसार बदलता रहता है, इसलिए कहते हैं उपयोगिता व्यक्ति परक है। व्यक्तियों के प्रयोग के हिसाब से वस्तु की उपयोगिता बदलती रहती है। उपयोगिता का विचार सापेक्षिक होता है। उपयोगिता नैतिक सिद्धांतों से प्रभावित नहीं होता। चोरी करने वाला खाना खाता, उसकी उपयोगिता प्राप्त होती है, चोरी करके उसके जो है आय की प्राप्ति होती है। तो ऐसे में उपयोगिता बिल्कुल भी क्या नहीं होता है, नैतिक सिद्धांतों से प्रभावित नहीं होता। उपयोगिता का अर्थ अनुमानित संतुष्टि से होता है। ये अनुमान लगाया जाता है किसी वस्तु का उपभोग करके कितनी उपयोगिता की प्राप्ति होती है। राइट, नेक्स्ट बात करते हैं गणनावाचक उपयोगिता विश्लेषण। देखिए जो उपयोगिता का वर्ड है, थोड़ा मैं इसको एक्सप्लेन करना चाहूंगा आपको।
जो उपयोगिता है, ठीक है, क्या उपयोगिता को समझने के लिए दो व्यक्ति निकले, एक है प्रोफेसर मार्शल और दूसरे थे प्रोफेसर एलन एवं हिक्स। प्रोफेसर मार्शल ने कहा था कि हम उपयोगिता को क्या कर सकते हैं, उपयोगिता को मापा जा सकता है। तो उपयोगिता मापा जा सकता है, तो इसके कॉन्सेप्ट को नाम दिया गया गणनावाचक। क्या चीज? गणनावाचक विश्लेषण। उपयोगिता का गणनावाचक विश्लेषण, जिसको कहा जाता है कॉर्डिनल एनालिसिस। उन्होंने कहा कि उपयोगिता को हम उसकी मुद्रक किए गए मुद्रा के आधार पर उसको नंबरों में 1 2 3 4 में बांट सकते हैं। लेकिन एलन और हिक्स की बात में उन्होंने कहा कि नहीं, मार्शल का कॉन्सेप्ट जो है गलत है। उपयोगिता को कैसे नंबर दे सकते? उपयोगिता को मन की धारणा है। हाँ, उन्होंने ये कहा कि उपयोगिता को मापा नहीं जा सकता, लेकिन उपयोगिता को क्या दे सकता है, क्रम दिया जा सकता है। जैसे किसी वस्तु का उपयोग करने से हमें ज्यादा उपयोगिता की प्राप्त हुई या कम उपयोगिता की प्राप्त हुई, ठीक है, इस तरह से क्रम दिया जा सकता है। इसलिए इसके सिद्धांत को नाम दिया गया क्रमवाचक सिद्धांत। क्रमवाचक सिद्धांत, और इंग्लिश में इसको बोलते हैं ऑर्डिनल एनालिसिस। ठीक है, अब यहां पर इसके अंतर्गत जो है सीमांत उपयोगिता का अध्ययन किया जाता है, और इसके अंतर्गत पढ़ते हैं तटस्थ वक्र का। किसका? तटस्थ वक्र का, यानी कि उदासीनता वक्र। इन दोनों के बारे में हम डिटेल से पढ़ेंगे। शुरुआत कर रहे हैं हम किसके? गणनावाचक सिद्धांत से। गणनावाचक उपयोगिता सिद्धांत, जो कि प्रोफेसर मार्शल का देन है, इनके अनुसार उपयोगिता को मुद्रा के आधार पर मापा जा सकता है, इनके नंबरों के रूप दिया जा सकता है। जब उपयोगिता को मापा जा सकता है, ऐसे में उपयोगिता की दो प्रमुख अवधारणाओं का जिक्र किया। एक है सीमांत उपयोगिता और दूसरा है कुल उपयोगिता। सीमांत उपयोगिता को मार्जिनल यूटिलिटी के नाम से जानते हैं, शॉर्टकट में बोलते हैं MU, जबकि कुल उपयोगिता को टोटल यूटिलिटी के नाम से जानता है, जिसको बोलते हैं TU। नॉर्मली मार्जिनल यूटिलिटी को कैलकुलेट करने के लिए फॉर्मूला यूज किया जाता है। अगर कुल उपयोगिता गिवन है TUN-1, या फिर दूसरा फॉर्मूला होता है डेल्टा TU अपॉन डेल्टा Q, क्योंकि सीमांत उपयोगिता बताता है कि अतिरिक्त इकाइयों का उपयोग करने से कुल उपयोगिता में कितना परिवर्तन होता है। लेकिन वहीं पर कुल उपयोगिता निकालने के लिए फॉर्मूला यूज किया जाता है TU इक्वल टू समेशन MU। सभी इकाइयों की सीमांत उपयोगिता को आपस में जोड़ के कुल उपयोगिता की प्राप्ति होती। अब इन दोनों को थोड़ा सा विस्तार से और अलग अलग समझते हैं। पहला पॉइंट है सीमांत उपयोगिता। यहां पर जो सीमांत शब्द है बेटा, इसका मतलब होता है एक अतिरिक्त। जैसे पहले हमने एक वस्तु का उपयोग किया, एक हमने एक और कर लिया, अब दोनों मिला के कितने हो गए? 2। फिर हमने एक और कर लिया। मतलब हर एक इकाई के प्रयोग से, उस अतिरिक्त इकाई के प्रयोग से जो अतिरिक्त उपयोगिता की प्राप्ति होती है, उसे हम सीमांत उपयोगिता के नाम से जानते हैं। किसी वस्तु की एक अतिरिक्त इकाई के उपभोग से जो अतिरिक्त उपयोगिता प्राप्त होती है, इसी चीज को कहा जाता है अतिरिक्त इकाई के उपयोग से कुल उपयोगिता में जो भी वृद्धि, यानी कि जो भी परिवर्तन होता है, उसे हम सीमांत उपयोगिता के नाम से जानते हैं। हर एक इकाई से अलग अलग प्राप्त होने वाली उपयोगिता। वोल्डिंग ने एक्सप्लेन किया है कि किसी वस्तु की दी हुई मात्रा की सीमांत उपयोगिता कुल उपयोगिता में होने वाले वृद्धि से है। जैसे पहले वस्तु का उपयोग किया था हमने 30 यूटिलिटी, दोनों का यूज किया तो 45, तो ये पहले से 30 मिला तो दूसरे वाले से कितना मिला होगा हमें? 15, तो दूसरे वाले से 15 यूनिट। तो ये होगा हमारा सीमांत उपयोगिता, राइट। इसको हम थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन में जाएं तो अगर वस्तु की इकाइयां दी हुई हैं और सीमांत उपयोगिता कितनी है? 40, दूसरे से कितनी मिली है? 30। नॉर्मली वस्तु के उपयोग के साथ साथ सीमांत उपयोगिता घटती हुई चली जाती है। ऐसे में सीमांत उपयोगिता का वक्र ऊपर से नीचे की ओर गिरता हुआ जाता है। आप किसी भी चीज का यूज करने जाइए, खाना खा रहे हैं, कपड़े पहन रहे हैं, कोई भी चीज, लगभग चीजें ऐसी होती हैं, जैसे जैसे हम उसको लगातार यूज करते चले जाते हैं ना, उसकी उपयोगिता हमारी क्या होती है? गिरती चली जाती है। एक समय ऐसा होता है वो माइनस में जाता है। माइनस में जाने का मतलब होता है कि भैया अब उपयोगिता मिलनी बंद हो गई है, यूज करना बंद कर दो वरना खराब हो जाएगा मामला। तो सीमांत उपयोगिता एक समय 0 होकर फिर कहाँ चली जाती है? माइनस में। माइनस का मतलब होता है ये नेगेटिव हो गया, हमें यूज करना बंद करना चाहिए। अब सीमांत उपयोगिता, प्रत्येक की अलग अलग उपयोगिता होती है।
अब जितने भी वस्तुओं की इकाइयों का हम प्रयोग करते हैं एक बार में, उन सभी का उपयोगिता को जोड़ेंगे तो हमें प्राप्त होता है कुल उपयोगिता। कुल उपयोगिता मतलब होता है उपभोग की सभी इकाइयों का उपभोग करने के पश्चात मिलने वाली उपयोगिता का सम टोटल। ऐसे में जितनी भी इकाइयां हैं उन सभी इकाइयों का हम क्या करते हैं, योग करते हैं। जैसे पहली इकाइयों का प्रयोग किया, सीमांत उपयोगिता को 40, तो कुल उपयोगिता भी क्योंकि एक ही है। दूसरे का यूज किया, सीमांत उपयोगिता 30। अब दो इकाइयां हो गई, पहली और दूसरी, दोनों से मिलकर हमें कितनी मिली, 70। 3 रुपया, अब 3 इकाइयां हो गई तो मिल कितनी होगी, 90। मतलब एक बार में जितनी भी इकाइयां प्रयोग करें उन सबका योग, पहले 2 किया था, दोनों का योग किया, फिर 3 किया, तीनों का टोटल कर दिया, 4 किया, चारों का टोटल किया, 5 किया, पांचों का टोटल किया। कुल उपयोगिता मतलब होता है सभी इकाइयों का कुल योग। तो ऐसे में कुल योग बढ़ता हुआ चला जाता है, फिर हमारा रुक जाता है, एक समय जैसे आता है कि उपयोगिता मिलनी बंद हो जाती है। तो ऐसे में कुल उपयोगिता का वक्र हमारा सीधा हो जाता है, और एक टाइम ऐसा होता है कि हमें उपयोगिता मिलनी क्या माइनस में चली जाती है, सीमांत उपयोगिता। ऐसे में कुल उपयोगिता हमारी गिरती हुई नजर आती है, लाइक दिस। कुल उपयोगिता और सीमांत उपयोगिता में कुछ संबंध भी होता है। पहला संबंध, जब कुल सीमांत उपयोगिता से ये हमने बनाते हैं, जब सीमांत उपयोगिता हमारा धनात्मक होता है तब हमारा कुल उपयोगिता बढ़ता हुआ होता है। जैसी सीमांत उपयोगिता शून्य हो जाता है, यानी कि यहां पर आ जाता है, तो वैसे ही हमारा कुल उपयोगिता सबसे ज्यादा होता है, ये वाला पॉइंट, ठीक है। जैसी सीमांत उपयोगिता हमारा ऋणात्मक हो जाता है, कुल उपयोगिता नीचे की ओर क्या होने लगता है, गिरने लगता है। तो ये जो है हमारा कुल उपयोगिता और सीमांत उपयोगिता के बीच में बेसिक संबंध को हुआ, और इस संबंध को यह ध्यान रखिएगा, एग्जाम में शॉर्ट में बहुत पूछा जाता है। अब मैंने बताया कि उपयोग के साथ साथ वस्तु की मिलने वाली सीमांत उपयोगिता धीरे धीरे कम होती चली जाती है। जैसे अगर हमें गोलगप्पे पसंद है, लगातार गोलगप्पे खाए जा रहे, एक समय ऐसा होगा भैया बस करो, पेट भर गया, ये मन भर गया। मतलब साफ है, यानी कि किसी वस्तु का लगातार यूज करते चले जाएंगे तो मिलने वाली उपयोगिता हमें कम हो जाएगी। इसी चीज को अध्ययन किया ऑस्ट्रिया के अर्थशास्त्री थे प्रोफेसर H.H. गोसेन। उन्होंने मानव व्यवहार का अध्ययन किया और एक बार में लगभग 1000 व्यक्तियों के व्यवहार का अध्ययन किया अलग अलग चीजों से, कि अगर व्यक्ति एक ही प्रकार की वस्तु का प्रयोग करे तो क्या होता है, और वही व्यक्ति अपने पैसे को अलग अलग वस्तुओं पर व्यय करे तो क्या होगा। ऐसे में इन दोनों प्रकार के अध्ययन से उन्होंने 2 सिद्धांतों का प्रतिपादन किया। अगर वस्तु एक ही वस्तु का लगातार प्रयोग करता है व्यक्ति, तो उससे जो नियम निकल के आता है, तो उन्होंने एक नाम दिया उसका, ह्रासमान या घटती सीमांत उपयोगिता का नियम। इसको आवश्यकता संतुष्टि का नियम कहते हैं, क्योंकि ये गोसेन ने पहला नियम दिया था, इसलिए इसको गोसेन का प्रथम नियम के नाम से भी जाना जाता है। तो इस नियम के अंतर्गत गोसेन ने क्या कहा, उन्होंने कहा कि अगर किसी भी वस्तु की मानक इकाइयों का मतलब एक जैसी, अगर खट्टा वाला गोलगप्पा खा रहे हैं तो सारे गोलगप्पे खट्टे होने चाहिए, उसका आकार प्रकाश सब एक जैसा होना चाहिए। तो इसका मतलब किसी वस्तु की अगर एक जैसी इकाइयों का लगातार यूज करते चले जाते हैं तो प्रत्येक इकाइयों से मिलने वाली जो सीमांत उपयोगिता है वो धीरे धीरे घटते चली जाती है। तो उपयोगिता के घटने के इसी क्रम को हम घटती सीमांत उपयोगिता के नाम से जानते हैं। नॉर्मली देखिएगा ना, आपको खाने में क्या पसंद है, आपको अंडा कड़ी पसंद है, ठीक है, अच्छी बात, अंडा कड़ी देंगे आपको। डिनर में अपनी मम्मी ने अंडा कड़ी बना के दे दिया, आपने बहुत पसंद, अगले दिन फिर मिला, फिर मतलब हफ्ते में 7 के 7 दिन आपको अंडा कड़ी मिल गया। एक बार में जबरदस्ती खा तो लेंगे, लेकिन एक टाइम ऐसा आगा मम्मी अंडा कड़ी देना बंद करो, नहीं खा मिलता है अब, क्योंकि आपको लगातार एक जैसा टेस्ट मिल रहा है, कोई भी डिफरेंस नहीं है, वेरिएशन नहीं है। तो यहां पर चीजों का मन भरने लग जाता है और उसकी उपयोगिता धीरे धीरे घटने लगती है। इसी को बोलते हैं घटती सीमांत उपयोगिता का नियम। इसी चीज को प्रोफेसर मार्शल ने नाम दिया आधारभूत एवं सार्वभौमिक नियम, क्योंकि यह हर प्रकार की वस्तुओं के प्रयोग से संबंधित है जब एक ही प्रकार की वस्तु का लगातार यूज होता है। मार्शल ने कहा कि अन्य बातें समान रहने पर, अन्य बातें समान रहने का मतलब वस्तु जो प्रयोग किया जा रहा है उसमें किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं होना चाहिए। उपभोक्ता की आय में परिवर्तन नहीं होना चाहिए, टेस्ट में परिवर्तन नहीं होना चाहिए, आकार में परिवर्तन नहीं होना चाहिए, समय में परिवर्तन नहीं होना चाहिए। कई प्रकार की मान्यताएं हैं। तो किसी व्यक्ति की किसी वस्तु की मात्रा में वृद्धि होती रहती है तो उससे अतिरिक्त लाभ होता है,
और उस वस्तु की मात्रा की प्रत्येक इकाई, जैसे जब वस्तु की प्रयोग की मात्रा बढ़ती चली जाती है उससे मिलने वाली उपयोगिता घटती चली जाती है। इस चीज को प्रोफेसर मार्शल ने एक्सप्लेन किया। अब बात करेंगे ये नियम, जो घटती सीमांत उपयोगिता का नियम है, इसकी आवश्यक शर्तें क्या है, कब लागू होती हैं। जब लागू होने की शर्तों की बात करते हैं तो ये नियम तब लागू होता है जो वस्तु की सभी इकाइयां गुण परिणाम में एक जैसी होती है, समरूप वस्तु होनी चाहिए, बिल्कुल भी कोई अंतर नहीं होना चाहिए। उपभोग का क्रम निरंतर होना चाहिए, मतलब जब उपयोगिता, अब मतलब आप अंडा कड़ी खा रहे हैं तो डेली डिनर में खा रहे हैं तो डेली डिनर में होना चाहिए, गैप नहीं आना चाहिए। कोई गैप आ गया तो फिर ये नियम लागू नहीं होगा। इस वस्तु की इकाई का आकार पर्याप्त होना चाहिए, उपभोक्ता विवेकशील होना चाहिए, विचारवान होना चाहिए, उसको उपयोगिता की समझ होनी चाहिए, उपभोक्ता की आय, रुचि, फैशन और उपभोग की प्रवृत्ति में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए, तभी ये नियम काम करता है। इस नियम के बाद गोसेन ने दूसरा कॉन्सेप्ट दिया कि व्यक्ति इतना विवेकशील होता है कि उसको वो कभी भी अपने आय को ऐसे खर्च नहीं करता कि एक ही वस्तु पर खर्च हो जाए। वो अपने आय को अलग अलग वस्तुओं पर बांटता है, क्योंकि हर व्यक्ति चाहता है कि आय का एक अधिकतम और उचित प्रयोग हो सके। तो ऐसे में व्यक्ति जब अपनी आय को अलग अलग वस्तुओं के उपभोग के ऊपर व्यय करता है तो उससे मिलने वाली सीमांत उपयोगिता एक समान हो जाती है। तो सभी वस्तुओं के उपयोग से समान सीमांत उपयोगिता मिलने के कारण ही इस नियम का नाम पड़ा है सम सीमांत उपयोगिता का नियम। इसे उपभोक्ता के संतुलन को मापने का नियम भी कहते हैं कि उपभोक्ता प्रत्येक समय में एक अपनी आय को दो या दो से अधिक वस्तु पर खर्च करना चाहता है। ठीक है, इसे गोसेन के दूसरे नियम के जानते हैं। इस नियम के अंतर्गत एक उपभोक्ता अधिकतम संतुष्टि प्राप्त करने के लिए अपनी आय को विभिन्न वस्तुओं पर इस प्रकार से व्यय करता है ताकि प्रत्येक वस्तु से मिलने वाली सीमांत उपयोगिता एक समान हो जाती है। ठीक है, यह नियम भी तभी काम करता है जब घटती सीमांत उपयोगिता का नियम एक समान। अब बात करेंगे उपभोक्ता संतुलन। जैसे मैंने कहा कि सम सीमांत उपयोगिता का नियम उपभोक्ता संतुलन का नियम होता है, तो कब होता है? ये पहली, अगर एक वस्तु का प्रयोग होता है तो एक उपभोक्ता अपनी आय से केवल एक ही वस्तु को खरीदना चाहता है, तो ऐसे में उसे ध्यान में रखना चाहिए कि एक वस्तु के केस में हमेशा घटती सीमांत उपयोगिता का नियम लागू होना चाहिए, यानी कि एक ऐसी मात्रा तय होनी चाहिए जहां पर सीमांत उपयोगिता उसकी जीरो होती चाहिए, माइनस होने पर उसको परचेज नहीं कर पाएगा। ऐसे में प्रत्येक उपभोक्ता किसी वस्तु को तब तक प्रयोग करता रहता है जब तक उसकी सीमांत उपयोगिता और जो पैसा वो खर्च कर रहा है उसकी मुद्रा की उपयोगिता, जिस समय दोनों आपस में बराबर हो जाता है उस समय एक उपभोक्ता संतुलन की स्थिति में होता है। मतलब उपभोक्ता संतुलन तब होता है जब वस्तु एक्स जो वो प्रयोग कर रहा है उसकी सीमांत उपयोगिता और उस वस्तु की कीमत की उपयोगिता जब दोनों ही आपस में बराबर हो जाते हैं, दैट इज MUX इक्वल टू PX। उस स्थिति में उपभोक्ता की मैं खर्च किया, खर्च करने के बदले में जो सीमांत उपयोगिता मेरी एक समान हो गई, तो उस स्थिति को हम उपभोक्ता संतुलन की स्थिति के रूप में जानते हैं। जैसे ये हो गई वस्तु की प्रयोग की सीमांत उपयोगिता, ये है वस्तु की कीमत। तो ऐसे में ये प्राप्त उपयोगिता का क्या हो गया? अंतर। एक समय ऐसा हुआ कि वस्तु की सीमांत उपयोगिता और मुद्रा की सीमांत उपयोगिता दोनों ही आपस में बराबर है। इसका मतलब एक उपभोक्ता उस वस्तु की 5 ही इकाई का प्रयोग करना चाहिए जहां पर उसको अधिकतम संतुष्टि की प्राप्ति होगी, उसके आगे उस वस्तु का प्रयोग नहीं करना चाहिए। मतलब ये हो गया, ये वाला जो पॉइंट होता है इसको बोलते हैं उपभोक्ता संतुलन बिंदु। उपभोक्ता संतुलन बिंदु। ठीक है, अब ये तो हो गया उपयोगिता का कॉन्सेप्ट। अब बात करते हैं तटस्थता वक्र। तटस्थता वक्र का कॉन्सेप्ट मैंने क्या कहा था, किसने दिया था? प्रोफेसर एलन एवं हिक्स ने। एलन हिक्स ने कहा कि मार्शल ने जो कहा था कि उपयोगिता को माप सकते हैं 1 2 3, ऐसा गलत है। उपयोगिता को माप नहीं सकते, उपयोगिता को क्रम दिया जा सकता है कि इससे इतना, इससे इतना, इतने इतना। मतलब ये पहले, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथे नंबर पे आ सकता है। ऐसे में उन्होंने उदासीनता वक्र के विचार प्रस्तुत किया।
उन्होंने कहा कि हम ऐसा वक्र तैयार कर सकते हैं जहां पर प्रत्येक बिंदु समान संतुष्टि की प्राप्ति वो समान उपयोगिता के बारे में बताए, समान संतुष्टि के बारे में बताता है। कोई भी एक दूसरे से ऊपर नीचे नहीं होता है, लेकिन क्रम अलग अलग होता है। तो उदासीनता वक्र वह वक्र है जिसका प्रत्येक बिंदु दी हुई वस्तुओं के एक ऐसे संयोगों को बताता है जिससे किसी उपभोक्ता को समान संतुष्टि की प्राप्ति होती है। सभी बिंदु, सभी संयोग दो वस्तु का प्रयोग कर रहे हैं, कोई वस्तु को हम जीरो नहीं कर सकते हैं, और दोनों वस्तुओं के प्रयोग करने का अलग अलग संयोग बन के आता है। सभी संयोगों को जब वक्र के रूप में दर्शाते हैं जिससे समान संतुष्टि की प्राप्ति होती है, तो उसे उदासीनता या तटस्थता या अनाधिमान और इंग्लिश में बोलते हैं इंडिफरेंस कर्व के नाम से जाना जाता है। उदासीनता वक्र को समान संतुष्टि का वक्र कहते हैं क्योंकि प्रत्येक बिंदु उपभोक्ता के लिए एक समान संतुष्टि वाला होता है। अब आगे बढ़ते हैं, उदासीनता वक्र सूची किसे कहते हैं। उदासीनता वक्र विश्लेषण के अंतर्गत उपभोक्ता को दो या दो से अधिक वस्तुओं की पसंदगी और उसके अनुराग क्रम की किसको कितना ज्यादा पसंद है, यह है क्रम। वस्तु X और वस्तु Y दोनों वस्तुओं के प्रयोग के क्रम को, संयोगों को दर्शाने वाली तालिका को हम उदासीनता वक्र सूची कहते हैं। इसी तालिका को जब वक्र के रूप में शो किया जाएगा तो उसे उदासीनता वक्र के नाम से जानते हैं। लाइक दिस, ये संयोग है। इन संयोगों को जब हम वक्र के रूप में दर्शाएंगे, खास बात है कि उदासीनता वक्र कभी भी किसी भी अक्ष को नहीं छूता है। इसमें ये एक जगह से शुरू होता है तो कभी भी दूसरे पॉइंट को नहीं छुएगा, ये मूल बिंदु से उल्टी दिशा में भागता हुआ नजर आता है। लेकिन एक उपभोक्ता जब अपने उपयोगिता के क्रम को देखता है तो एक बार में एक से ज्यादा उदासीनता वक्र बन सकता है। जब एक ही उपभोक्ता के एक से ज्यादा उदासीनता वक्र को एक ही वक्र के माध्यम से एक ही जगह पर शो किया जाता है, जैसे 1 2 3, तो उसको हम जो है उदासीनता मानचित्र के नाम से जानते हैं। मतलब एक उपभोक्ता के एक नहीं कई सारे उदासीनता वक्र हो सकते हैं और सभी को जब एक साथ शो किया जाता है तो उदासीनता मानचित्र के नाम से जानते हैं। उदासीनता वक्रों की प्रकृति क्या होती है। उदासीनता वक्र ऊपर से नीचे गिरता हुआ होता है। उदासीनता वक्र मूल बिंदु की ओर, मतलब ये मूल बिंदु है, मूल बिंदु की उल्टी दिशा में भागता होता है, इसको बोलते हैं उन्नतोदर होता है। दो उदासीनता वक्र कभी भी एक दूसरे को नहीं काटते, भले वो पैरेलल ना हो, समानांतर ना हो, लेकिन कभी भी एक दूसरे को नहीं काटते हैं। ऊंचा उदासीनता वक्र, एक उपभोक्ता का उदासीनता वक्र जितने ऊंचा बनेगा उससे प्राप्त होने वाली संतुष्टि का स्तर भी उतना ही ऊंचा होता है, ध्यान में रखना है। सीमांत प्रतिस्थापन दर, हम सबको पता है कि जब दो वस्तु का प्रयोग करेंगे तो एक वस्तु की अधिक मात्रा में प्रयोग करने के लिए दूसरे वस्तु की मात्रा को कम कर सकते हैं, क्योंकि साधन सीमित है। हम दोनों को एक साथ नहीं बढ़ा सकते। हमें अपने संपूर्ण साधन का प्रयोग करते हुए जब वस्तु का प्रयोग करने लगते हैं तो एक की मात्रा बढ़ती है तो दूसरी की मात्रा कम होती है। तो ऐसे में सीमांत प्रतिस्थापन दर का निर्माण होता है। मतलब एक वस्तु की वृद्धि करने के लिए दूसरी वस्तु की मात्रा में कमी करने की दर को, दैट मीन्स x और y दो वस्तु है तो x की y के लिए सीमांत प्रतिस्थापन दर y की वह मात्रा होगी जो x की एक अतिरिक्त इकाई प्राप्त करने के लिए घटाई जाती है। अगर हमें x वस्तु की मात्रा बढ़ानी है तो x वस्तु की एक मात्रा बढ़ाने के लिए y वस्तु की कितनी मात्रा का परित्याग करना पड़ेगा, इस दर को हम क्या बोलते हैं, सीमांत प्रतिस्थापन दर, जिसको हम बोलते हैं शॉर्टकट में MRS, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूट ऑफ XYZ। इसके लिए हम y वस्तु में जो कमी होती है डिवाइड कर देते हैं x वस्तु में वृद्धि से, क्योंकि एक बढ़ेगा तो दूसरा घटेगा। यहां पर देखिए, जब हम संतरा और x वस्तु यानी कि x और संतरा, और ये संतरा को छोड़िए, इसको सेब की बात करते हैं, प्रयोग करेंगे, ये हो गया सेब और ये हो गया संतरा। जब हम संतरे का प्रयोग करते थे उस समय एक ही सेब खरीद पा रहे थे, अब हमें सेब ज्यादा खरीदना है। जब सेब सादा खरीदना है तो हम क्या करेंगे, सेब की एक मात्रा बढ़ाने के लिए संतरे की 6 यूनिट कम करना पड़ेगा, फिर एक और बढ़ाएंगे तो 4 यूनिट कम करेगा। ऐसे में 1 यूनिट के लिए हमें संतरे की 6 यूनिट कम करना पड़ेगा। तो ऐसे में प्रतिस्थापन दर क्या हो गया, 6, यहाँ पर 4 1, यहाँ पर 2 1, यहाँ पर 1 1। इसको बोलते हैं क्या चीज, सीमांत प्रतिस्थापन दर, जो कि ऊपर से नीचे की ओर इस तरह से गिरता हुआ नजर आता है। घटती हुई सीमांत दर, घटती हुई सीमांत प्रतिस्थापन दर बताता है कि
किसी व्यक्ति के पास एक वस्तु की जितनी मात्रा बढ़ती जाती है वो दूसरी वस्तु की प्रतिस्थापन दर की घटती चली जाएगी। सीमांत प्रतिस्थापन प्रयोग के साथ साथ घटती चली जाती है। एक दिश अधिमान, एक दिश अधिमान से मतलब होता है एक विवेकशील उपभोक्ता एक वस्तु, क्या होता है, एक वस्तु की अधिक मात्रा को हमेशा बढ़िया देता है। एक दिश अधिकार मतलब होता है अगर हमारी उपयोगिता पहली से दूसरी वस्तु में अधिक प्राप्त होती है तो उपभोक्ता हमेशा दूसरी वस्तु की मात्रा की तरफ आकर्षित होता है। इसी को बोलते हैं एक दिश अधिमान, कि एक वस्तु के लिए एक की अधिक मात्रा प्राप्त करने के लिए उपभोक्ता पहली मात्रा को त्याग कर सकता है। कीमत रेखा या बजट रेखा, प्रत्येक उपभोक्ता जब भी कोई भी वस्तु खरीदना चाहता है तो वस्तु की कीमत को देखता है, साथ ही साथ अपने जेब में रखे अपनी आय को भी देखता है। तो वस्तु की कीमत और उसकी आय के आधार पर दो वस्तुओं के कई संयोग बनके तैयार होते हैं, जिसको बोलते हैं बजट सेट। अब उन्हीं बजट सेट को जब एक वक्र के रूप में दर्शा दिया जाता है उसको बोलते हैं बजट रेखा, जिसको कीमत रेखा के भी नाम से जानते हैं। यानी कि दो वस्तुओं के उन सभी संयोगों का सेट होता है जहां पर एक उपभोक्ता अपनी दी गई आय और वस्तु की बाजार कीमतों के अनुसार खरीद सकता है। दो वस्तु का मतलब एक पहली वस्तु की मात्रा और पहली वस्तु की कीमत और दूसरी वस्तु की मात्रा दूसरी वस्तु की कीमत को जोड़ेंगे तो उपभोक्ता के आय यानी कि एम मतलब मनी के बराबर हो जाता है। ठीक है, इसी चीज को जब हम वक्र के रूप में दर्शाते हैं, एक सीधी रेखा ऊपर से नीचे की ओर गिरती हुई बनती है, क्योंकि एक बार में वस्तु के और हर बार वस्तु के दोनों वस्तु की मिला के उसकी आय के बराबर व्यय होता है। जैसे मान लीजिए यहां पर वस्तु x की 5 यूनिट और वस्तु y का 1 यूनिट, ठीक है, तो वस्तु y की कीमत है 2 रुपए पर यूनिट और वस्तु x की कीमत है 4 रुपए पर यूनिट। तो ऐसे में जितनी भी इकाइयां बन रही है सभी इकाइयों का लास्ट में उसकी मुद्रा का मूल्य कितना हो जा रहा है, 20, यानी कि समान। तो इस प्रकार से जब इन दोनों सभी संयोगों को E, F, G, H, I, J को वक्र के रूप में दर्शाते हैं तो उसको बजट रेखा के नाम से जानते हैं। और ये बजट रेखा प्राय अनुमान हम जब भी मार्केट में जाते हैं सब्जी वगैरह खरीदने हमारे दिमाग में बन जाता है कि यार हमारे पास तो 100 रुपए है, 100 रुपए में प्याज खरीदेंगे, आलू खरीदे, टमाटर खरीदे। अगर आलू खरीदते तो आलू कितना खरीदेंगे, आलू की कीमत इतनी है, प्याज की कीमत है, तो कॉम्बिनेशन तय करते हैं। मतलब वस्तु की कीमत और हमारे पास आय इसके आधार पर उस दोनों वस्तु खरीदने का जो कॉम्बिनेशन होता है उसको जब हम अलग अलग कॉम्बिनेशन में बिठाते हैं उसको हम ग्राफ के रूप में शो करते हैं, तो वो होता है हमारा बजट रेखा। बजट रेखा की प्रमुख विशेषताओं की बात करते हैं। बजट रेखा हमेशा ऊपर से नीचे गिरती होती है और हमेशा एक सरल रेखा होती है, क्योंकि यहां पर हम अपने आय का 100% यूज करते हैं, आय में कोई परिवर्तन नहीं होता है। ठीक है, नेक्स्ट वन है उदासीनता वक्र विश्लेषण की सहायता से एक उपभोक्ता का संतुलन किस प्रकार से निर्धारित होता है। एक तो हमने पढ़ा था घटती सीमांत उपयोगिता के आधार पर उपयोगिता विश्लेषण में, लेकिन अगर उदासीनता वक्र के आधार पर बात करें तो एक उपभोक्ता संतुष्ट कब होता है। नॉर्मली उपभोक्ता संतुष्ट तब होता है जब उसके द्वारा किए गए व्यय से उसको अधिकतम संतुष्टि की प्राप्ति होती है। और हमेशा जो उदासीनता वक्र जितना ऊपर होता है संतुष्टि का लेवल उतना होता है। और उपभोक्ता अपना उदासीनता वक्र भी बनाता है, साथ ही साथ बजट रेखा भी बनाता है। तो बजट रेखा और उदासीनता वक्र के आधार पर उपभोक्ता का संतुलन तय होता है। तो यहाँ पर उदासीनता वक्र के माध्यम से अगर उपभोक्ता के संतुलन की बात करते हैं तो उसके लिए दो प्रमुख शर्तें हैं। कौन कौन सी प्रमुख शर्तें हैं। नंबर 1, उदासीनता वक्र कीमत रेखा को छूता हुआ होना चाहिए। कीमत रेखा ऊपर से नीचे बिल्कुल सीधी रेखा में होती है और उदासीनता वक्र कर्व होती हैं, अलग अलग संयोगों को दर्शाती। एक ऐसा बिंदु जहां पर ये दोनों आपस में टच करते हैं, कीमत रेखा यानी कि जो उपभोक्ता व्यय करने के लिए तैयार है कीमत के आधार पर, और जो उसका उदासीनता उपयोगिता जिस बिंदु पर दोनों आपस में मिलेगा उसी बिंदु को उपभोक्ता का संतुलन बिंदु कहा जाता है। इसी के साथ साथ एक और कंडीशन पूरा होना चाहिए कि जिस बिंदु पर उपभोक्ता संतुलन होगा उस बिंदु पर जो एमआरएस है, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, वो घटता हुआ होना चाहिए, मतलब नीचे की ओर गिरता हुआ होना चाहिए, बढ़ता हुआ नहीं होना चाहिए। लाइक दिस, मतलब ये वाला पॉइंट है, ये वाला पॉइंट है, यहां पर सीमांत उपयोगिता बढ़ती हुई है, ठीक है, सीमांत प्रतिस्थापन बढ़ता हुआ है, लेकिन यहां पर क्योंकि इसके बाद इस पॉइंट पे आके दोबारा फिर टच हो रहा है, जबकि ऊपर वाले बिंदु पे एक बार टच हुआ फिर ऊपर की ओर चला जा रहा है। तो
इस बिंदु को हम संतुलन का बिंदु कहेंगे, बाकी को नहीं। समझ में आ गया? तो ये तो रहा आपका कंप्लीट उपयोगिता वाला कॉन्सेप्ट, जहां पर तटस्थ विक्रम के बारे में पढ़ा है आपने, दो नियमों के बारे में पढ़ा हुआ है, संतुलन के बारे में पढ़ा हुआ है। इस चैप्टर में दूसरा भाग होता है मांग, जिसके बारे में मैं आपको कल की क्लास में बताऊंगा। बेसब्री से इंतजार करते रहिएगा। और मैंने कहा था ना कि पीडीएफ कैसे मिलेगा। पीडीएफ के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पीडीएफ के लिए आपको टाइप करना पड़ेगा www.theeconomicsgroup.com। theeconomicsgroup.com में जाएंगे, वहां पर नेविगेशन साइड मिलेगा, कई सारे ऑप्शन मिलेगा। तो आपको एक ऑप्शन मिलेगा अदर स्टेट का। किसका मिलेगा? अदर स्टेट। जैसे अदर स्टेट में क्लिक करेंगे, वहां पर देखिए आपके सामने माइक्रो इकोनॉमिक्स नोट्स, मैक्रो इकोनॉमिक्स नोट्स, इंडियन इकोनॉमी के नोट्स मिल जाएंगे। आपको जो नोट्स चाहिए वहां पर क्लिक कीजिए, प्रॉपर नोट्स मिलेगा, डाउनलोड कर लीजिए फ्री ऑफ कॉस्ट। आपको कुछ भी यहाँ पर देने की जरूरत नहीं, बस एक चीज कर दीजिएगा, आपको क्या करना है, सब्सक्राइब करके शेयर कर देना अपने दोस्तों के बीच में। तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय।